दोस्तों डिजिटल रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए अपनी पिछली दो क्लास से ये जो पिछली दो क्लास अपनी हो चुकी है राजस्थान के एकीकरण की, ठीक है। अपन राजस्थान का एकीकरण पढ़ रहे हैं। पिछली दो क्लासों में अपन 4 चरण कंप्लीट कर लिए हैं राजस्थान के एकीकरण के। ये इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, ये यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान, ठीक है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। प्रथम चरण की अपन बात किए थे मत्स्य संघ, उसका नाम रखा गया था। द्वितीय चरण की अपन बात किए थे राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान, उसका नाम रखा गया था। जो तीसरा जो चरण की अपन बात करते हैं उसका नाम रखा गया था संयुक्त राजस्थान। और जो चतुर्थ जो चरण या चौथा चरण जो बनाया गया था उसका जो वृहत राजस्थान नाम रखा गया था। अपन इन 4 जो चरणों को कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए थोड़ी थोड़ी वापस अपन जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट आते हैं उनकी अपन कोशिश करते हैं बात करने की या रिवीजन करने की। प्रथम चरण जो मत्स्य संघ में जो रियासतें शामिल की गई थी, यानी अलवर भरतपुर और करौली धौलपुर शामिल की गई थी और एक नीमराना ठिकाना शामिल किया गया था। 18 मार्च 1948 को इसका जो उद्घाटन किया जाता है भरतपुर में, ठीक है। सोबाराम कुमाऊं जो अलवर से थे उनको प्रधानमंत्री बनाया जाता है, उदयभान सिंह धौलपुर को राज प्रमुख बनाया जाता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो फैक्ट आ जाता है, ठीक है। दूसरे चरण की अपन बात करते हैं, यानी जो राजस्थान संघ या जो पूर्व राजस्थान बनाया जाता है उसमें जो 9 रियासतें और एक ठिकाना शामिल किया गया था, तो अपन उनकी बात कर लेते हैं। जैसे झाला जो हाड़ौती वाली की बात करते हैं, यानी कोटा, बूंदी और झालावाड़, 12 की अपन बात नहीं की थी, 12 बाद में जिला बनता है, ठीक है। डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा 3 रियासतें हो गई, यानी 6 हो गई। किशनगढ़, शाहपुरा हो गया, ठीक है, 2 हो गए। एक मात्र मुस्लिम रियासत टोंक थी, ठीक है, 9 हो गए। और एक जो कुशलगढ़ ठिकाना था वो इसमें शामिल किया जाता है। तो ये दूसरे जो चरण की बात हो गई है। दूसरे चरण में जो प्रधानमंत्री बनाया जाता है शाहपुरा का गोकुल लाला सावा बनाया जाता है, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। दूसरे चरण में यानी कोटा को राजधानी बनाया जाता है और कोटा के राजा भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं दूसरे चरण के। अब तीसरे चरण की बात आती है तो तीसरे चरण का नाम रखा जाता है संयुक्त राजस्थान। देखिए संयुक्त राजस्थान में जो अपन बात करते हैं इसमें क्या मिलाया गया था, तो इसमें जो पूर्व राजस्थान या जो राजस्थान संघ का या राजस्थान संघ में विलय किया गया था मेवाड़ का, यानी राजस्थान संघ और मेवाड़ को एक जगह मिलाया गया था। सीधी सी बात ये ध्यान रखना है तीसरे चरण में। तो संयुक्त राजस्थान इसका नाम रखा गया था, राजस्थान संघ और मेवाड़ का विलय करके संयुक्त राजस्थान इसका नाम रखा गया था। इसका जो उद्घाटन किया जाता है यानी उदयपुर में किया जाता है और उदयपुर यानी मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को इसका राज प्रमुख बनाया जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इसका जो उद्घाटन किया जाता है 18 अप्रैल 1948 को किया जाता है। 3 चरण 1948 में बन रहे हैं, ठीक है। 18 मार्च 25 अप्रैल, यानी 18 मार्च 25 मार्च और 18 अप्रैल, ठीक, 1948 में 3 चरण बन गए हैं। चतुर्थ चरण की अपन बात किए थे, तो देखिए तीसरे चरण की थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। तीसरे चरण में जो माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। फिर बात आती है चौथे चरण की, तो चौथे चरण का जो नाम रखा गया था वृहत राजस्थान रखा गया था। वृहत राजस्थान में अपन बात कर लिए थे, जो पहले जो ये संयुक्त राजस्थान बनाया गया था तीसरे चरण में, इसको और जो ये जो और रियासतें बची हुई थी मेवाड़ के अलावा जो वो रियासतें जो उन 2 शर्तों को पूरा कर रही थी। 2 शर्तों को आप कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हो कौन कौन सी शर्तें थी, ठीक है। तो जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, जोधपुर के साथ में जैसलमेर, ठीक है। तो 4 रियासतें थी वैसे मुख्यतः इसमें जो विलय किया गया था, लेकिन यानी जैसलमेर का जो अस्तित्व जोधपुर पर टिका हुआ था, तो इनका विलय जो चौथे चरण में किया जाता है। और जो फिर चौथे चरण का जो 30 मार्च 1949 को उद्घाटन होता है, जयपुर में उद्घाटन होता है। जयपुर के राजा स्वाई मानसिंह सेकंड को इसका राज प्रमुख बनाया जाता है और एक बड़ा यानी पद या एक पोस्ट नहीं क्रिएट की जाती है, जो नया पद बनाया जाता है महाराज प्रमुख, जो मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को दिया जाता है। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख बनाया जाता है, ठीक है। 30 मार्च 1949 को इसका उद्घाटन होता है। अपन बात कर लिए थे प्रधानमंत्री बनाया जाता है इसका जो चौथे चरण में, यानी हीरालाल शास्त्री को। देखिए नाम थोड़ा सा ध्यान रख लेना, चौथे चरण का नाम रखा गया है वृहत राजस्थान। तो यहाँ तक अपन बात कर लेते तो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे। देखिए फिर जो राजधानी भी जयपुर को बनाया जाता है। हालांकि जो राजधानी यहाँ पर जो डिस्प्यूट होता है, थोड़ा विवाद होता है जोधपुर और जो जयपुर में, लेकिन फिर जो राजधानी जयपुर को बनाई जाती है और जो जोधपुर को हाई कोर्ट दिया जाता है। ये बात अपन कर चुके हैं।
देखिए ये प्रीविपर्स की भी अपन थोड़ी बहुत बात किए थे, ये आपको याद रखने चाहिए, थोड़ा बहुत देख लेना चाहिए। एग्जाम में पर्टिकुलर कोई जो बड़ी रियासत के राजा का पूछ ले तो फिर आपको करना होगा, या तुक्के उक्के मत लगाना भाई, जो फिर या तो छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि हर एग्जाम्स में ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ ले तो आपकी जिम्मेदारी है। ये डेटा है, जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं आज अपन जो नेक्स्ट जो चरण की, राजस्थान के एकीकरण के जो 5वें चरण की बात करते हैं। आज अपन राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट कर लेंगे, 5वां, 6वां और जो 7वां चरण पढ़ते हैं। 5वां चरण तक तो राजस्थान के एकीकरण के नाम निकाले जाते हैं, नाम रखे जाते हैं, ठीक है। किस प्रकार से अपन नाम के आधार पर पढ़ते हैं, मत्स्य संघ, राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान, वृहत राजस्थान। फिर आज एक जो 5वां चरण पढ़ते हैं, संयुक्त वृहत्तर राजस्थान। फिर जो 6वां और 7वां चरण है, इसके जो नाम नहीं रखे गए थे, इनमें जो और जो इन जो रियासतें जो अलग अलग जो देश बने हुए थे, जैसे मत्स्य संघ अपन पढ़ते हैं, वो एक अलग ही प्रदेश बना हुआ था अभी तक, है ना। तो उसका फिर जो विलय किया जाता है उनकी भी अपन बात कर लेते हैं। तो 5वें चरण में होता है मत्स्य संघ का विलय, या मत्स्य संघ को भी जो राजस्थान में ही ऐड कर लिया जाता है। तो अपन बात करते हैं धीरे धीरे। 5वां चरण, इसका नाम रखा जाता है संयुक्त वृहत्तर राजस्थान। ठीक है, देखिए थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करना, जो वृहत राजस्थान जो 4था चरण बनाया जाता है, उसका 30 मार्च को उद्घाटन होता है 1949 को। तो राजस्थान दिवस 30 मार्च को ही मनाया जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान ही रख लेना। लेकिन इधर बन रहा है भाई एक प्रकार से पूरा जो क्षेत्र है वो तो 5वें चरण में ऐड किया जा रहा है या विलय किया जा रहा है, लेकिन 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अब बात आती है संयुक्त वृहत राजस्थान, इसमें क्या मिलाया जाता है, अपन थोड़ी सी भी बात किया है। तो इसमें मिलाया जाता है मत्स्य संघ, और जो अपन जो 4थे चरण तक पढ़ लिया है उसको, ठीक है। तो 4थे चरण का जो नाम क्या रखा गया था, वृहत राजस्थान। तो मत्स्य संघ और वृहत राजस्थान को मिलाया जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा समझ में आ गया होगा आपको। मत्स्य संघ और वृहत राजस्थान को मिलाकर जो नया नाम दिया जाता है संयुक्त वृहत्तर राजस्थान, ठीक। तो अब बात करते हैं आगे। देखिए जो ये मत्स्य संघ का जो थोड़ा सा डिस्प्यूट लास्ट तक चल रहा था, मत्स्य संघ की बात तो अपन स्टार्टिंग में कर लेते हैं कि अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर को मिलाकर एक अलग प्रदेश बना दिया जाता है मत्स्य जनपद, सॉरी मत्स्य संघ। मत्स्य संघ में जो अलवर और भरतपुर वाले तो एग्री हो रखे थे, भाई ठीक है हमें तो राजस्थान में मिलवा सकते हो, हम तैयार हैं। लेकिन जो धौलपुर वाला मैटर था ये थोड़ा समझ से बाहर था। सॉरी, जो अलवर और करौली वाले तो शुरू से ही साथ दे रहे थे या यस कर रहे थे कि हमें मिला सकते हो राजस्थान संघ में, हम मिलना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भरतपुर और धौलपुर वाला जो लफड़ा था ये थोड़ा सा हाई लेवल पे जा रहा था। ये भरतपुर और जो धौलपुर वाले थे इनके माइंड में थोड़ा ये चल रहा था कि हम यूपी में विलय कर लें, ठीक है। देखिए मैं तो अभी बोल रहा था कि अलवर और भरतपुर नहीं, अलवर और करौली तो तैयार थे राजस्थान में मिलने के लिए, लेकिन भरतपुर और धौलपुर जो थे वो यूपी में मिलना चाह रहे थे, ठीक है। हालांकि थोड़ी बहुत कोशिश करने पर जो ये राजस्थान से जो एकीकरण वाले जो नेता थे, बड़े नेता थे, हाईकमान थी, ये कोशिश करते हैं और भरतपुर वाले तैयार हो जाते हैं शुरू में ही, ठीक है भाई हम राजस्थान में विलय करने के लिए तैयार हैं। लेकिन धौलपुर वाले जो उदयभान सिंह थे वो थोड़े अड़ रहे थे बात पर कि नहीं मैं भाई यूपी में जाना चाहता हूँ, यूपी में मिलना चाहते हैं। तो देखिए भरतपुर भी विलय कर लेता है अपना राजस्थान में, लेकिन धौलपुर तैयार नहीं होता है। तो धौलपुर के विलय के लिए एक समिति बनाई जाती है। तो देखिए जो समिति बनाई जाती है उस समिति का नाम आपको ध्यान रखना चाहिए, शंकरराव देव समिति, ठीक है। धौलपुर का विलय किया जाता है इस समिति की सिफारिश पर, इस समिति की सिफारिश के आधार पर कि धौलपुर के विलय के लिए एक समिति बनाई जाती है, शंकरराव देव समिति। यह समिति रिपोर्ट देती है, जो भी अपने जो सिफारिशें देती है, इस समिति के आधार पर धौलपुर रियासत का राजस्थान में विलय किया जाता है,
ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। शंकर राव देव समिति, शंकर राव देव इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। आर के सिद्धवा और प्रभुदयाल इसके सदस्य बनते हैं। आर के सिद्धवा और प्रभुदयाल, ठीक है, थोड़ा सा लिख लेना भाई। तो समितियों के सदस्य पूछ लेते हैं। तो धौलपुर रियासत के राजस्थान में विलय के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? शंकर राव देव समिति बनाई गई थी। शंकर राव देव समिति के 2 सदस्य आर के सिद्धवा और प्रभुदयाल, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बात आती है अब ये जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, तो ये कब संपन्न होती है? तो इसका भी थोड़ा डेट लिखना चाहो तो लिख लेना। 15 मई 1949 को होती है। 15 मई 1949 को ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, ये संपन्न होती है, ठीक है। 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का विलय, जो ये शंकर राव देव समिति थी, इसकी सिफारिश के आधार पर संपन्न होता है। भाई धौलपुर का किया गया था, लेकिन धौलपुर बिना भी मत्स्य संघ अधूरा रह रहा था, ये टूटा हुआ था एक प्रकार से। तो मत्स्य संघ आप कह सकते हो कि शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ का विलय संपन्न होता है 15 मई 1949, ठीक है। अब शोभाराम कुमावत जी की बात आती है। शोभाराम कुमावत कहते हैं, यार मैं तो प्रधानमंत्री था और मेरा जो अस्तित्व क्या रहेगा, जो मेरा भविष्य खराब कर रहे हो आप, तो मेरा फ्यूचर खराब कर दिए। तो फिर शोभाराम कुमावत को कह दिया गया, ठीक है, हम पहले फिक्स कर चुके हैं राजधानी किसे बनाना है, जो राष्ट्र प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा। अब आपका देखिए, आपको मंत्री बना सकते हैं या इस जो हीरालाल शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में आपको शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर फाइनली जो शोभाराम कुमावत को हीरालाल शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया था, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। फिर बात याद दिला दूं, जो शोभाराम कुमावत है मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे, अपन बात कर चुके हैं, अलवर से थे, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे। उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी को बनाया जाता मत्स्य संघ का, जिनको राजस्थान का नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, जो हीरालाल शास्त्री जो जयपुर वाले जो थे, ये प्रधानमंत्री बन रखे थे, जो राज प्रमुख बन रखा था, जो सवाई मानसिंह सेकंड बन रखे थे, यही रहेंगे। पूरी व्यवस्था हमने फिक्स कर रखी है, ठीक है। राजधानी क्या है, राज प्रमुख कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, आपको ओनली मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते हैं। एक पोस्ट दे दी जाएगी, एक मंत्री बना दिया जाएगा, ठीक है। इतनी सी व्यवस्था और कर दी। अब बात आती है जो 6वें चरण की। ये 5वां चरण कंप्लीट हो चुका है। अब 6वें चरण और जो 7वें चरण में पढ़ेंगे, इन्हीं से जो जुड़ी हुई जो व्यवस्थाएं जो ये स्थापित करते हैं, उनकी बात करेंगे। और जो एक अजमेर मेरवाड़ा वाला जो क्षेत्र है, उसकी बात कर लेंगे। जो कौन कौन से क्षेत्र राजस्थान में लिए जाते हैं, कौन कौन से जो क्षेत्र जिनको लग रहा था कि वे राजस्थान में नहीं रखे जाने चाहिए, व्यवस्था के अकॉर्डिंग दूसरे स्टेट को दे दिए जाने चाहिए, तो उनकी अपन बात करेंगे, ठीक है। तो 5वां चरण कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। 5वां चरण संयुक्त वृहत राजस्थान, इसका नाम रखा जाता है। मत्स्य संघ और वृहत राजस्थान को मिलाकर संयुक्त वृहत राजस्थान बनाया जाता है। मत्स्य संघ में जो भाई अलवर और जो करौली वाले थे, शुरू में ही तैयार हो जाते हैं कि राजस्थान में मिलने के लिए, लेकिन भरतपुर और धौलपुर वाले नहीं तैयार होते हैं। भरतपुर वाले भी प्रयास करने के बाद में तैयार हो जाते हैं, लेकिन धौलपुर वाले उदयभान सिंह थोड़ी अकड़ दिखा रहे थे। धौलपुर वाले जो उदयभान सिंह को समझाने के लिए या मत्स्य संघ का फाइनली विलय करने के लिए शंकर राव देव समिति बनाई जाती है। शंकर राव देव इसमें अध्यक्ष बनाए जाते हैं। आर के सिद्धवा और प्रभुदयाल उसके सदस्य बनाए जाते हैं समिति के। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में संपन्न किया जाता है या होता है, ठीक है। 15 मई 1949 को ये बात हो चुकी है। शोभाराम कुमावत को हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया जाता है, ठीक है। ये बात हो चुकी है 5वें चरण तक की। अब बात आती है 6वें चरण की। देखिए, ये जो अब सिरोही वाला जो लफड़ा है, ये थोड़ा सा यहाँ पर सामने आएगा। और थोड़ा सा भी ध्यान रख लेना कि अब ये जो चरण है 6वें और 7वें, इनका नाम नहीं रखा जाता है, ठीक है। हालांकि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में होता है, 5 चरणों तक के अपने सामने नाम आते हैं। 6वें और 7वें चरण का नाम ऐसे नहीं आता भाई, क्या क्या। हालांकि जो फिर फाइनली राजस्थान नाम रख दिया गया था, वो भी अपन बात करते हैं। तो इस चरण में सिरोही के टुकड़े होते हैं, ठीक है। सिरोही के टुकड़े होते हैं। शुरू में अपन बात कर लिए थे कि वल्लभ भाई पटेल जी कहते हैं कि भाई सिरोही से तो बात करने की आवश्यकता ही नहीं है, सिरोही को तो बॉम्बे प्रांत में मिलाया जाएगा, ठीक है। तो इसका तो कोई, इससे तो बात करने का कोई मतलब ही नहीं। अब भाई देखिए, बात आ रही थी सिरोही वालों की, यानी गोकुल भाई भट्ट थे सिरोही से। देखिए, गोकुल भाई भट्ट जिनको अपन राजस्थान के गांधी के नाम से जानते हैं,
तो वो कह रहे थे कि यार सभी रियासतों का आप विलय कर लियो हो, हमने ऐसा क्या बिगाड़ा है जो हमारी तरफ कोई देख ही नहीं रहा है। अगर उनकी तरफ देखे कैसे, वल्लभ भाई पटेल बड़े नेता, यानी वो पहले से ही क्लियर कर रखे हैं कि भाई इससे तो बात करने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर किससे बात करें। अब भाई गोकुल भाई भट्ट थे और भी जो सिरोही के जो और जो स्थानीय नेता थे, उन्होंने यानी अपनी अर्जी लगाई यानी बड़े नेताओं के पास, वह इस प्रकार से तो गलत है। हीरालाल शास्त्री के पास आते हैं, ये भाई नेहरू जी के पास जाते हैं, तो अब क्या किया जाए। तो फिर देखिए जो वल्लभ भाई पटेल जी जो थे वो इस प्रकार से टुकड़े करते हैं, जैसे ये राजस्थान है। अब देखिए मान लो अभी इधर सिरोही है, ठीक है, अभी सिरोही है तो राजस्थान वालों को कहना था कि हमें सिरोही पूरा चाहिए, और हम गोकुल भाई भट्ट को तो छोड़ ही नहीं सकते हैं। इनको राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाता है, राजस्थान के गांधी के नाम से पूजा जा रहा है गोकुल भाई जी को, तो इनके बिना तो हमारा राजस्थान हो ही नहीं सकता पूरा, इनको तो हम छोड़ ही नहीं सकते हैं। तो हीरालाल शास्त्री जी से बात होती है वल्लभ भाई पटेल की। हीरालाल शास्त्री वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं, यार वल्लभ भाई पटेल जी, राजस्थान वालों को गोकुल भाई भट्ट चाहिए, ठीक है। तो देखिए हीरालाल यानी वल्लभ भाई पटेल है किस प्रकार से सिरोही के टुकड़े करने के लिए उतारू हो जाते हैं। अभी सिरोही वाली जो रियासत है, गोकुल भाई भट्ट का जो गांव आता है, मान लो यहाँ पर आ रहा है, ये पूरी सिरोही है। गोकुल भाई भट्ट का जो गांव था हातल था गांव, ठीक है, ये मैं क्लियर कर दूं आपको। गोकुल भाई भट्ट का जो गांव था हातल, ये मान लो यहाँ पर आ रहा है। अब देखिए जो इस सिरोही को इस प्रकार से यहाँ पर दे देते हैं राजस्थान को, ठीक है, राजस्थान को दे देते हैं। जो गांव हातल था, जो गांव गोकुल भाई भट्ट का था, उस गांव सहित जो सिरोही के टुकड़े करके यानी आधा सिरोही दे देते राजस्थान को, और जो आधा सिरोही रख लिया जाता है गुजरात साइड या बॉम्बे प्रांत में। अब देखिए इससे किस प्रकार से वो क्षेत्रवाद को बढ़ावा देते हैं, किस प्रकार से जो संसाधनों को अपने पास रख लेते हैं। अब जो माउंट आबू और जो देलवाड़ा के जो चौके चौके मंदिर है, जो सुंदर सुंदर मंदिर है, जो पर्यटन की दृष्टि से, टूरिज्म की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो इस साइड रह जाती, बॉम्बे प्रांत में रह जाती, ठीक है। तो उनकी तो जो सोच वो पूरी कर रहे थे। राजस्थान वालों को जो चाहिए था, उनको लगा राजस्थान वाले इतने में खुश हो जाएंगे, गोकुल भाई भट्ट का गांव दे देंगे तो ये संतुष्ट हो जाएंगे, मीठी गोली दे देंगे तो चल जाएगा काम। अब देखिए ऐसा कर दिया गया इस छठे चरण में। तो फिर यानी बाद में एक अलग सा ही एक ओछा सा कमेंटमेंट देते हैं जो वल्लभ भाई पटेल ये लोग जो थे, अपना अलग ही बयान देते हैं कि राजस्थान वालों को गोकुल भाई भट्ट चाहिए था और हमने वो राजस्थान वालों को दे दिया है। देखिए तो ये बात करके क्लियर कर देते हैं। अब राजस्थान वाले क्या करें कि ठीक भाई अब दे दिए तो दे दिए, मुसमुसा कर बैठ जाते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं मुंह लटका के। अब करे क्या, आगे क्या करें। तो देखिए ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आगे और बात करेंगे पूरा सिरोही राजस्थान में कैसे आता है, ठीक है। ये बात हो चुकी है। जो ये प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, जो 26 जनवरी को कंप्लीट होती है, 26 जनवरी यानी 1950 को, ठीक है। जो प्रक्रिया है जो सिरोही वाली इस प्रकार से टुकड़े टुकड़े किए गए थे, यानी तो ये 26 जनवरी 1950 को पूरी होती है। और गोकुल भाई भट्ट का जो गांव था ये राजस्थान को दे दिया जाता है। अब देखिए जो सिरोही और जो सिरोही के आबू और देलवाड़ा वाले जो 89 गांव थे वो बॉम्बे प्रांत में मिलाई दिए जाते हैं। इसी की बात कर रहे हैं अपन 26 जनवरी 1950 तक की। तो जो सिरोही के 89 जो विलेज थे, 89 जो गांव थे, आबू और देलवाड़ा से ये तो मिला दिए जाते हैं बॉम्बे प्रांत में, जो वर्तमान में दो टुकड़े हो चुके हैं, महाराष्ट्र और जो गुजरात, वो जो उस समय तत्कालीन समय में बॉम्बे प्रांत के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो 89 गांव जो आबू और देलवाड़ा सहित यानी बॉम्बे प्रांत में मिला दिए जाते हैं। बाकी का जो सिरोही था हातल गांव सहित, जो कि यानी गोकुल भाई भट्ट का गांव था, इस गांव सहित राजस्थान को दे दिए जाते हैं। लेकिन आबू और देलवाड़ा तो बॉम्बे प्रांत में मिला दिया जाता है। ये जो प्रोसेस थी ये 26 जनवरी 1950 को पूरी होती है। अब टूरिज्म बॉम्बे प्रांत के पास चले गया है, जो आबू और देलवाड़ा वाला जो मंदिर है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं क्या होता है। ये जो 26 जनवरी 1950 है, इस दिन
अपने जो प्रदेश का जो पूरा जो प्रदेश है, ठीक है, इस प्रदेश का नाम राजस्थान कर दिया गया, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को इस प्रदेश का पूरे का नाम राजस्थान कर दिया गया। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि राजस्थान का एकीकरण करने के बाद या राजस्थान का नाम राजस्थान यानी किस चरण में किया गया था, या डेट ही पूछ सकते हैं। तो 26 जनवरी 1950 या इस जो प्रोसेस के बाद यानी राजस्थान कर दिया गया था, राजस्थान का जो इस अपने प्रदेश का नाम राजस्थान कर दिया गया था। अब आगे बात करते हैं अपन। देखिए हीरालाल जो शास्त्री जी थे, वल्लभ भाई पटेल से जो ये बातचीत करते हैं, ये जो गोकुल भाई पटेल वाले गांव की जो हातल की, तो ये बातें कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए जो नेता लोग होते थे उस समय में भी ऐसे होते थे, आज भी ऐसे होते हैं। अपनी जो महत्वाकांक्षाएं होती है उनको पूरी करने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकते हैं, किसी भी हद पर पहुंच सकते हैं। देखिए इस प्रकार से टुकड़े किए जाने भाई ये स्वाभाविक तो गलत है, यानी अपना ही एक लालच देख रहे हैं ये तो, कि जो भी टूरिज्म वगैरह है जो बड़े, तो इधर अपने वाले क्षेत्र का बड़े, ठीक है। जहां पर पर्यटक आएंगे वहीं पर जो राजस्व वगैरह जो भी जो आर्थिक स्थिति ठीक ठाक होगी, रोजगार मिलेगा लोगों को, ठीक है। तो इस प्रकार की जो बातें होती हैं सब लोगों की सोच ऐसी ही होती है, आज भी होती है, पहले भी होती थी और आगे भी होती रहेगी। अब आगे अपन बात करते हैं मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं कि मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। अब जो भाई जो यहाँ पर जो राज प्रमुख वगैरह जो चल रहे थे वो सिस्टम अब हटा दिया जाएगा। देखिए ये किस प्रकार से हटा दिए, यानी राज प्रमुख का पद किस प्रकार से हटाया जाता है वो अगले चरण में अपन बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर बात आती है मुख्यमंत्रियों की। तो मुख्यमंत्रियों की मैं थोड़ी सी बात बता देता हूँ, हालांकि जो पॉलिटी का मैटर है मौखिक बताने की कोशिश करूंगा, आप भी समझने की कोशिश करना। अब भाई मुख्यमंत्री बनाया जाता है, अब यहाँ पर राजस्थान का भाई मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। पहले प्रधानमंत्री चलता आ रहा था पद, प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। हर जो एक क्षेत्र बनाया जा रहा था, हर एक जो चरण बनाया जा रहा था उसमें प्रधानमंत्री की बात आ रही थी। लेकिन अब प्रधानमंत्री से पार नहीं पड़ेगी, प्रधानमंत्री होगा केंद्र में होगा और जो स्टेट में होगा जो मुख्यमंत्री होगा। तो प्रथम मुख्यमंत्री किसे बनाया जाता है, तो प्रथम मुख्यमंत्री बनाया जाता है जो हीरालाल शास्त्री को, ठीक है। फर्स्ट जो मुख्यमंत्री जो चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है हीरालाल शास्त्री को बनाया जाता है। अब भाई आपके माइंड में यह आएगा कि भाई जो मनोनीत है या निर्वाचित है, तो देखिए मैं क्लियर कर दूं, ये मनोनीत मुख्यमंत्री है। अभी तक चुनाव वाली जो प्रोसेस लागू नहीं हुई थी, जो चुनाव नहीं करवाए जा रहे थे, चुनाव करवाने की जो स्थितियां ठीक नहीं थी, ठीक है भाई, स्थिति चुनाव करवाने लायक थी नहीं, तो भाई मनोनीत कर देते हैं। तो प्रथम मुख्यमंत्री जो प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया जाता है राजस्थान का, हीरालाल शास्त्री को बनाया जाता है। फिर दूसरा जो मुख्यमंत्री बनाया जाता है मनोनीत है जो CS वेंकटाचारी। वैसे अपन पहले भी बात कर चुके हैं, ये भाई साउथ से थे, ठीक है, ICS अधिकारी थे, जो वर्तमान में IAS बोलते हैं अपन। तो उस समय यानी ICS अधिकारी थे CS वेंकटाचारी, केंद्र में मंत्री हुआ करते थे। केंद्र के बंदे को यहाँ पर लाके यानी मुख्यमंत्री बनाया गया था। जयनारायण व्यास की बात आती है, तो देखिए जयनारायण व्यास वही बात जो महत्वाकांक्षाओं वाली, हीरालाल शास्त्री यहाँ पर जो मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं, प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री। जयनारायण व्यास की थोड़ी सी दिमाग में कुछ चलने लगे, अरे यार हीरालाल जी को कैसे बना दिए मुख्यमंत्री, तो मैं बनूं। अब जयनारायण व्यास के लगे यही बात कि भाई आपने हीरालाल शास्त्री को उठाया जाना चाहिए कैसे भी हो। जयनारायण व्यास ने कोशिश करवा के हीरालाल शास्त्री को हटवा दिया, वेंकटाचारी को मुख्यमंत्री कैसे न कैसे ये चुन दिए, ये जो एक प्रकार से जो मनोनीत कर दिए। जयनारायण व्यास के मन में यही बात खटक रही थी कि भाई मुख्यमंत्री तो मैं बनूं, CS वेंकटाचारी को थोड़ी ना बनाने के लिए इतनी कोशिश किए थे, तो ये लोग मिलकर CS वेंकटाचारी को बना दिए। तो जयनारायण व्यास वापस भाई इसको भी हटवाते हैं CS वेंकटाचारी को। तो जो तीसरे जो मुख्यमंत्री बनते हैं, मनोनीत मुख्यमंत्री बनते हैं राजस्थान के, जयनारायण व्यास बनते हैं, ठीक है। ये बात हो गई, यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात आती है जयनारायण व्यास के टाइम की। जयनारायण व्यास के समय में चुनाव होते हैं, ठीक है, 1952 में, यानी 1951 तक जयनारायण व्यास जी जो मुख्यमंत्री रहते हैं मनोनीत रूप से। तो जयनारायण व्यास के समय में प्रथम आम चुनाव होते हैं, 1952 की बात है। तो देखिए जयनारायण व्यास भी यहाँ पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे थे कि भाई अब मैं
चुनाव लड़ूंगा और मैं वापस मुख्यमंत्री बनूंगा, निर्वाचित मुख्यमंत्री। जोधपुर के राजा जिनकी अपन बात कर रहे थे, हनुमंत सिंह। जोधपुर के राजा जो हनुमंत सिंह थे, ये भी चुनाव लड़ रहे थे, जोधपुर से चुनाव लड़ रहे थे। जयनारायण व्यास हनुमंत सिंह के पास जाते हैं। जयनारायण व्यास हनुमंत सिंह को कहते हैं, यार महाराजा जी या हनुमंत सिंह जी, आप इस प्रकार से चुनाव मत लड़ो, फालतू में हार जाओगे और मेरे सामने हारोगे तो आप जोधपुर के राजा हो, आपकी बेइज्जती होगी। हनुमंत सिंह को लगा यार थोड़ा सा ईगो में नहीं रह रहा तू। ये हनुमंत सिंह खुद जानता था भाई मैं यहाँ का राजा रहा हूं, आज इसमें विलय कर दिया गया है मेरी रियासत का, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना जनता मेरे को नहीं चाहेगी। हनुमंत सिंह को विश्वास था फुल कि भाई मैं चुनाव लड़ूंगा तो जनता मुझे ही वोट देगी। जयनारायण व्यास को ऐसा लग रहा था कि हनुमंत सिंह हार जाएगा और अपने जीत जाएंगे। जयनारायण व्यास हनुमंत सिंह को खूब कहते हैं, यार मत लड़ो, बेइज्जती हो जाएगी, इंसल्ट हो जाएगी, फचेती हो जाएगी और मेरे सामने आप हार जाओगे। ठीक। हनुमंत सिंह कहता है कि व्यास जी, अगर मैं इस जो मारवाड़ क्षेत्र से, जो जोधपुर क्षेत्र से मेरे नाम से कोई पत्थर भी अगर चुनाव लड़वा दूं, मेरे नाम से पत्थर को भी या भाटे को भी चुनाव लड़वा दूं ना, तो आप हारोगे और मेरे नाम का जो पत्थर है, जो बाटा है, वो चुनाव जीत जाएगा। अब दोनों के बीच में ये जो शर्त है डन हो जाती है। ठीक है भाई, चुनाव में देखते हैं, रिजल्ट आने के बाद में देखते हैं। जयनारायण व्यास जी प्रचार कर रहे हैं। जयनारायण व्यास जी को 2-4 दिन बाद में ही, 10-5 दिन बाद में ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वे पढ़ने वाली नहीं है। जयनारायण व्यास जी इधर जोधपुर से चुनाव लड़ते हैं। जयनारायण व्यास जी को पता चल जाता है कि अपन चुनाव जीतेंगे नहीं, हनुमंत सिंह जीतेंगे, तो एक जगह से और चुनाव लड़ते हैं, जालोर से। ठीक है, तो जयनारायण व्यास जोधपुर और जालोर 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, अब देखिए जोधपुर से जयनारायण व्यास हार जाते हैं। देखिए राम राज्य परिषद जो पार्टी थी, वो जो उस पार्टी से हनुमंत सिंह लड़ते हैं। ये थोड़ा सा क्लियर बता दूं आपको, राम राज्य परिषद है, इस पार्टी से जो हनुमंत सिंह लड़ते हैं। अब जयनारायण व्यास यानी जोधपुर से भी हार जाते हैं, चुनाव का रिजल्ट आ जाता है, और जालोर से भी हार जाते हैं। ठीक है, जयनारायण व्यास की हालत खराब हो गई, भूत उतर जाता है इनका, इनके पहले भूत सवार था। हनुमंत सिंह इधर जीत जाते हैं। देखिए इस जो चुनाव हुआ था, जो पहला चुनाव हुआ था, इसमें माणिक्यलाल वर्मा भी हार जाते हैं। ये लगभग जो गोकुललाल असावा, ये सब लोग अपन पढ़ रहे हैं ना, ये सब हार जाते हैं। अब आप थोड़ा सा सोच के देखिए, प्रजामंडल अपन पढ़ते आ रहे हैं, किसान आंदोलन अपन पढ़ते आ रहे हैं, एकीकरण अपन ने पढ़ लिया है लगभग, आज अपन कंप्लीट कर लेंगे। इनमें जो नेता कौन है, बड़े नेता यही है, जयनारायण व्यास है, माणिक्यलाल वर्मा है, यानी असावा है, शोभाराम कुमावत जी है, हीरालाल शास्त्री है, तो ये लोग थे। तो देखिए ये लोग अब यहाँ पर हार जाते हैं। जयनारायण व्यास हार जाता है, माणिक्यलाल वर्मा भी हार जाते हैं, असावा जी भी हार जाते हैं। तो इसका मतलब आप क्या समझते हो, भाई जनता में प्रिय थे? जनता में तो प्रिय नहीं थे। अगर ये जनता में प्रिय होते तो ये चुनाव जीत जाते। तो ये है सीधी सी बात, ये अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर ये आंदोलनों में भाग ले रहे थे, अपने अपने जो विचारों को उच्च स्तर पर रखने के लिए या पॉलिटिक्स करने के लिए ये आंदोलनों में जो भी जो प्रजामंडल थे इनमें भाग ले रहे थे। ऐसी कोई बात नहीं लग रही थी इन चुनाव के आधार पर कि इन्होंने जनता की सेवा की है या जनता का साथ दिया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। अब ये देखिए, अब ये हारते हैं, अब मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास बन नहीं सकते हैं क्योंकि ये चुनाव हार गए हैं। माणिक्यलाल वर्मा भी चुनाव हार गए हैं। अब मुख्यमंत्री बनाए किसको? तो मुख्यमंत्री के लिए एक बंदे को लाया जाता है। वो जो बंदा था निर्वाचित मुख्यमंत्री, जो राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त करता है, उस बंदे का नाम है टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल दौसा से थे, इनको लाया गया और यहाँ पर जो राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाया गया। ठीक है, ये नाम लिख लेना, सब लोग जानते हो वैसे, तो मौखिक भी ध्यान रख सकते हो, ज्यादा कोई टफ फैक्ट नहीं है। तो टीकाराम पालीवाल को प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाया गया। अब खोपड़ी जयनारायण व्यास जी की वैसे खराब हो रही है, उनको लग रहा है यार
हार तो गया हूं लेकिन मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूं। मुख्यमंत्री की सीट से उनका मोह नहीं हट रहा है। अब जयनारायण व्यास जी पूरे प्रयास कर रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए। हालांकि 52 से 52 तक ही रहते हैं टीकाराम पालीवाल जी मुख्यमंत्री। सीधे यानी 3 मार्च 1952 से अक्टूबर के आसपास यानी 31 अक्टूबर तक यानी रहते हैं। ठीक है, 3 मार्च 52 से 31 अक्टूबर 52 तक टीकाराम जी प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री के तौर पर रहते हैं या मुख्यमंत्री के पद पर रहते हैं। अब देखिए, ये राजस्थान में प्रथम लोकतांत्रिक जो सरकार अपन कह सकते हैं, उसमें प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे थे। आप ये जो नोट डाल के लिख लेना, राजस्थान में प्रथम लोकतांत्रिक सरकार में प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री रहते हैं टीकाराम पालीवाल। अब जयनारायण व्यास के माइंड में यही कुचरनी चल रही, यार मैं मुख्यमंत्री कैसे बनूं। तो जयनारायण व्यास वापस कोशिश करते हैं। जयनारायण व्यास उपचुनाव करवाते हैं। जयनारायण व्यास को यह भी पता था, यार मैं जोधपुर या मारवाड़ जो क्षेत्र है यहां से उपचुनाव नहीं करवा सकता। मुझे पता है हनुमान सिंह यहां से जीतने नहीं देगा, पहले हराया ढंग से हराया, 2 जगहों से हारा हूं। तो जयनारायण व्यास वापस उपचुनाव करवाते हैं किशनगढ़ सीट से, या किशनगढ़ सीट पर उपचुनाव करवाते हैं और वापस जीतते हैं, जो यानी जयनारायण व्यास, और टीकाराम पालीवाल को हटवाते हैं और खुद मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक है, ये भी 52 से 54 तक ही टिक पाते हैं जयनारायण व्यास जी। ठीक है, 1952 से 1954 तक यानी दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में रहते हैं जयनारायण व्यास। अब बात आती है माणिक्यलाल वर्मा की। माणिक्यलाल वर्मा भी यहाँ पर चुनाव पहले हार चुके हैं। माणिक्यलाल वर्मा अपन बात कर ले, जयनारायण व्यास माणिक्यलाल वर्मा सब हार गए हैं चुनाव। हालांकि जयनारायण व्यास ने तो तिकड़मबाजी से यानी ये उपचुनाव करवा लिया है और जीत तो गया। अब माणिक्यलाल वर्मा को माइंड में खटक रही कि यार जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री बन गए, ये तो गलत बात है। दोस्त थे माणिक्यलाल वर्मा जी और जयनारायण व्यास, लेकिन भाई दोस्त मुख्यमंत्री बन गया है, वापस उपचुनाव करो। यानी पहले हार गए थे दोनों, तो दोनों राजी थे, भाई हार गए कोई बात नहीं, लेकिन अब वापस उपचुनाव करवाकर जयनारायण व्यास जीत गया है, तो माणिक्यलाल वर्मा का जो पारा हाई हो गया। अब माणिक्यलाल वर्मा को गलत लगने लग गया, यार व्यास जी मुख्यमंत्री अपन एक्सेप्ट नहीं कर सकते यार इस प्रकार से, अपन तो कुछ नहीं, अपन तो हारे हुए हो रहे। अब माणिक्यलाल वर्मा कर भी कुछ ही नहीं सकते क्योंकि वो चुनाव हारे हुए हैं, अब व्यास जी जीते हुए हैं। माणिक्यलाल वर्मा तो कुछ ज्यादा बोल भी नहीं सकते, उनके पास पावर है क्या, ज्यादा से ज्यादा विचार रख सकते हैं अपने जो हाईकमान में, अपने जो दोस्त नेता है, जो मित्र नेता है उनके पास। वर्मा जी आरोप लगाते हैं, प्रशासन संबंधित जो कार्यों में आरोप लगाते हैं कि जयनारायण व्यास जी प्रशासन को सही तरीके से ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं, प्रशासन को सही तरीके से संभाल नहीं पा रहे हैं। तो वर्मा जी इस प्रकार से कई आरोप लगाते हैं जयनारायण व्यास जी के प्रशासन पर। वर्मा जी द्वारा जो जवाहरलाल नेहरू के पास शिकायत भेजा जाता है, वर्मा जी द्वारा जवाहरलाल नेहरू जी को शिकायती पत्र भेजा जाता है कि यार जो व्यास जी है सही तरीके से स्टेट को नहीं संभाल पा रहे हैं, जो प्रशासन सही तरीके से नहीं चला पा रहे हैं। राजस्थान में प्रथम बार बहुमत दल के नेता का चुनाव करवाया जाता है। जयनारायण व्यास पर ये जो वर्मा जी जो ये साथ वाले जो नेता थे, ये जो प्रशासन संबंधी आरोप लगाए जाते हैं, व्यास जी कहते हैं यार मैंने तो सही तरीके से संभाल रखी है जो कमान है जो, और वर्मा जी और लगे हुए थे कि इसको यानी मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाए। व्यास जी मुख्यमंत्री के पद से नहीं हटाना चाह रहे थे, ज्यादा बात खींची तो इन्होंने फिक्स किया कि भाई ठीक है बहुमत दल के नेता का चुनाव करवा लो, भाई जिसके पक्ष में एमएलए वोट डालेंगे, ज्यादा वोट डालेंगे, वो मुख्यमंत्री रहेगा। व्यास जी को लगा ठीक है ये काम करवा लो। व्यास जी के सामने बंदा आए कौन, किसको बनाया जाए, या बहुमत दल के रूप में 2 लोगों के बीच में बहुमत दल के नेता के रूप में, यानी बहुमत दल के नेता का चुनाव भी करवाया जाए तो 2 बंदे होने चाहिए, एक तो व्यास जी और सामने, तो सामने लाया जाता है एक बंदे को। 38 साल का बंदा था, युवा बंदा था, जिसको राजस्थान का सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हो रखा है, मोहनलाल सुखाड़िया जी। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया
और जयनारायण व्यास के बीच में बहुमत दल के नेता का चुनाव करवाया जाता है। इस जो बहुमत दल के नेता के चुनाव में मोहनलाल सुखाड़िया जीत जाते हैं। मोहनलाल सुखाड़िया इस समय 38 वर्ष के थे। 38 वर्ष की उम्र में मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचते हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी प्राप्त करते हैं। लगातार 17 सालों तक मुख्यमंत्री रहते हैं राजस्थान के। 1954 से 1971 तक, 1954 से 1971 तक मुख्यमंत्री रहते हैं, लगभग 17 सालों तक। यानी 1971 में राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर थोड़ा सा लफड़ा हो गया था। इंदिरा जी के समय में इनको हटा दिया गया था, वरना बंदा पता नहीं कब तक मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़ता ही नहीं, या मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ता ही नहीं, हटाया ही जाता है मुख्यमंत्री के पद से। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। देखिए, राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है मोहनलाल सुखाड़िया को। आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कह सकते हैं इनको। मुख्यमंत्री के पद पर राजस्थान में सबसे लंबा कार्यकाल भी इनका ही है, 17 साल। हालांकि 15 साल तक तो गहलोत जी कर लेंगे, अब आगे की पता नहीं क्या होता है, लेकिन अब तक तो सबसे लंबा कार्यकाल सुखाड़िया जी का है। 71 में सुखाड़िया जी को जो राष्ट्रपति के चुनाव से जो संबंधित जो भी मुद्दा था, उसमें इंदिरा जी द्वारा हटा दिया गया था। प्रधानमंत्री उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी थे। देखिए, इनको हटाकर मुख्यमंत्री बनाया जाता है बरकतुल्ला खान को, जो राजस्थान के प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त करते हैं। ये बात हो चुकी है 6वें चरण तक की। ये जो मुख्यमंत्री वाली जो बातें हैं, ये ठीक है, ये थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा लग सकती है, लेकिन यहां पर बताना जरूरी था। आपको लगे तो आप वीडियो स्किप कर सकते हो, काट सकते हो और फिर देख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा सही तरीके से समझ में आने के लिए ठीक रहता है। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दिया। अब अपन बात करेंगे 7वें चरण की। 7वें चरण में भी कुछ इस प्रकार के फैक्ट आएंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जो अपन अभी मुख्यमंत्रियों से जो रिलेटेड जो बातें की हैं, ये स्टेट पॉलिटी की हो सकती है। स्टेट पॉलिटी में अपन विस्तार से पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर अगर राजस्थान के जो एकीकरण से संबंधित जो बात आ रही है उसकी अपन बात करते हैं, तो यहाँ पर भी थोड़ी सी जरूरी हो जाती है, तो इसलिए अपन यहाँ पर भी बात कर लिए हैं। वापस में बात बताने की कोशिश करूंगा इनकी। राजस्थान में प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया जाता है हीरालाल शास्त्री को। इनको हटाकर दूसरा जो मनोनीत मुख्यमंत्री बना दिया जाता है CS वेंकटाचार्य, जो साउथ इंडिया से थे, ICS अधिकारी थे। इनको राजस्थान में दूसरा मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया जाता है। इनको हटाकर जयनारायण व्यास जी तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री बनते हैं। 1952 में जयनारायण व्यास जी के समय में चुनाव होते हैं, प्रथम आम चुनाव होते हैं। इनमें जो जयनारायण व्यास जी हार जाते हैं, 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं, यानी जालोर से और जोधपुर से। महाराजा हनुमंत सिंह जो जोधपुर के राजा थे, उनके सामने ये जयनारायण व्यास जी हार जाते हैं। हालांकि जालोर से भी हार जाते हैं, दोनों जगहों से हार जाते हैं। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री फिर बनाए जाते हैं टीकाराम पालीवाल, जो दौसा के थे। टीकाराम पालीवाल जी को हटवाते जयनारायण व्यास जी। जयनारायण व्यास जी किशनगढ़ सीट पर उपचुनाव करवाकर खुद जीतते हैं और टीकाराम पालीवाल जी को हटवाकर खुद मुख्यमंत्री बनते हैं। तो दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास जी हो गए हैं। जयनारायण व्यास जी के जो प्रशासन संबंधी जो कार्यों पर आरोप लगवाते हैं माणिक्यलाल वर्मा जी, जो पहले चुनाव हारे हुए हैं माणिक्यलाल वर्मा जी। तो ये जो प्रशासन संबंधी जो कार्यों पर आरोप लगाकर, यानी बहुमत दल के नेता का प्रथम बार राजस्थान में चुनाव करवाया जाता है, और इस चुनाव में जयनारायण व्यास हारते हैं और मोहनलाल सुखाड़िया जीतते हैं। राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त करते हैं मोहनलाल सुखाड़िया, जो 38 वर्ष की उम्र में मुख्यमंत्री बन गए थे और लगभग 17 साल तक मुख्यमंत्री रहे थे। 1954 से 1971 तक रहे थे। इंदिरा जी ने 1971 में राष्ट्रपति के चुनावों से जो संबंधित विवाद हुआ था, उस विवाद के चलते इनको हटा दिया था मुख्यमंत्री के पद से, और बरकतुल्ला खान को इनसे आगे मुख्यमंत्री बनाया था, जो राजस्थान के प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त करते हैं बरकतुल्ला खान। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। यानी आधुनिक राजस्थान का निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया जी को कहा जाता है। सबसे युवा मुख्यमंत्री ये बने थे, 38 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बन गए थे। सबसे लंबा कार्यकाल मुख्यमंत्री के पद पर इनका रहा है मोहनलाल सुखाड़िया जी। ठीक है, यानी लगभग 17 साल तक। तो ये जो बातें थी ये अपन कर लिए हैं। अब बात करते हैं आगे वाले जो चरण की, 7वें चरण की बात करते हैं।
अब देखिए 7वें चरण में वापस सिरोही को अपने पास लिया जाता है, राजस्थान में लिया जाता है, पूरे सिरोही को राजस्थान में लिया जाता है। 1950 में यानी पटेल जी का निधन हो गया है। 1875 में उनका जन्म हुआ है, 1950 में पटेल जी का मुंबई में निधन हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो पटेल जी का निधन हो जाता है तो वह जो सिरोही का जो मैटर था, अब उनकी तरह उठाने वाला या उनकी तरह जो सिरोही की मांग करने वाला अब बंदा कोई बचा नहीं है। इसका मतलब यही हुआ। तो पटेल जी का निधन हो जाता है। पटेल जी के निधन के बाद में इस प्रकार की जो बातें आती है, भाई ठीक है यार, ये राजस्थान का जो मैटर है सिरोही वाला, और ये राजस्थान को ही दिया जाना चाहिए। ये जो लोग थे भाई, जो ये पर्यटन की दृष्टि से जो इनको जो बॉम्बे प्रांत में लिया जा रहा था, ये जो सिरोही के टुकड़े करके आबू और देलवाड़ा को, तो भाई यार ये इस प्रकार की क्या हो गई बात, ये सही थोड़ी ना लगेगी। जैसे अब ये सिरोही है, अब ये सिरोही अब टुकड़े भी कर लियो आप, कि किसी बंदे का खेत है इधर बॉम्बे प्रांत में रह गया है, किसी के बंदे का जो उस यानी घर है राजस्थान में रह गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो अब सीमा विवाद होना जाहिर सी बात थी, तो इनको लग रहा था यार कुछ तो सॉल्यूशन करना पड़ेगा। पटेल जी थोड़ा गलत करके गए हैं, हालांकि निधन हो गया है उनका, तो अब थोड़ा सा सही तरीके से व्यवस्थित करते हैं अपन। तो 7वां यानी जो 7वां चरण अपन पढ़ते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का निधन यानी 50 में हो गया है। अब भारत में भाषा के आधार पर राज्यों की मांग हो रही है, या भाषा के आधार पर राज्यों की गठन की मांग हो रही है। देखिए अपन जो पॉलिटी में पढ़ते हैं, इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं, तब कि 1948 में 2 समितियां बनती हैं जो इन भाषा के आधार पर जो राज्यों की मांग की जा रही थी, इनके लिए कि इनकी जो रिपोर्ट तैयार करने के लिए समितियां बनाई जाती है। एक तो धरा आयोग बनाया जाता है 1948 में, और एक जेवीपी समिति बनाई जाती है 1948 में ही। उसके सदस्य रहते हैं जेवीपी समिति के, यानी जैसे जवाहरलाल नेहरू, पी से पट्टाभी सीतारामैया, वी से वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये 1948 में बनाई जाती है ये, और 1948 में धरा आयोग भी बनाया जाता है। तो इन दोनों आयोगों ने, दोनों समितियों ने भाषा के आधार पर जो राज्यों के पुनर्गठन की जो मांग की जा रही थी, उस मांग को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, कि हम इस जो मांग को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये बात भी अपन पढ़ते हैं पॉलिटी में कि जो तमिलनाडु और जो आंध्र प्रदेश उस समय जो संयुक्त रूप से मद्रास कहलाता था या मद्रास होता था, वो जो इनके बीच में जो भाषा को लेकर विवाद चल रहा था, ठीक है, तमिल और तेलुगु। ठीक है, तो वहां के जो तेलुगु भाषी राज्य के लिए पोट्टी श्री रामल्लू नाम के जो व्यक्ति थे, वो उनके लिए अपन पढ़ते हैं कि वो जो तेलुगु भाषी राज्य की मांग कर रहे हैं आंध्र प्रदेश की। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं अभी तमिलनाडु और जो आंध्र प्रदेश, दोनों संयुक्त रूप से मद्रास कहा जाता था। तो पोट्टी श्री रामल्लू मांग करते हैं यानी तेलुगु भाषी राज्य की, यानी आंध्र प्रदेश की, कि जो भाषा के आधार पर इसको तेलुगु भाषी बनाया जाना चाहिए। इनकी मांग को स्वीकार नहीं किया जाता है, तो इन्होंने भूख हड़ताल कर दी थी। 56 दिन की भूख हड़ताल एक करते हैं। 56 दिन की भूख हड़ताल करने के बाद में इनका निधन हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। अब जो ये आंदोलन है, ये जो मांग है, उग्र तरीके से होती है और बढ़ जाती है। अब देखिए फजल अली आयोग बनता है। फजल अली आयोग 1953 में बनाया जाता है। फजल अली आयोग के जो सदस्य रहते हैं केएम पणिक्कर और हृदयनाथ कंजरू। ठीक है, तो ये जो फिर ये समिति है, जो आयोग बनाया जाता है, इसने यानी जो राज्यों के जो यानी भाषा के आधार पर जो पुनर्गठन की आयोग, जो यानी भाषा के आधार पर राज्यों के जो गठन की मांग होती है, इसको ये एक्सेप्ट करते हैं, और फिर आंध्र प्रदेश को जो प्रथम यानी भाषा के आधार पर राज्य का दर्जा दिया जाता है। तो ये बात आपको पॉलिटी में भी पढ़नी पड़ती है, थोड़ी सी मैं यहाँ पर भी बता दिया हूँ। आगे और अपन बात करते हैं, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के निधन के बाद भारतीय राज्यों में भाषा के आधार पर राज्यों की गठन के मांग को लेकर एक समिति यानी विवाद पहले तो उत्पन्न हो जाता है, और इसको देखते हुए, इस विवाद को देखते हुए राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया जाता है, जिसको फजल अली आयोग भी कहते हैं। फजल अली आयोग थोड़ा सा लिख लेना, जो सदस्य हैं इंपॉर्टेंट है, केएम पणिक्कर,
ठीक है। फजल अली भाई अध्यक्ष रहते हैं, इनके नाम से आयोग बनाया जाता है। हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर ये सदस्य रहते हैं। इनके जो सदस्यता में जो फजल अली आयोग जो यह राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया जाता है, ये फिर जो एक्सेप्ट करते हैं और राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर, ठीक है, वो देखिए जो ये आज जो आंध्र प्रदेश बनाया जाता है, ये प्रथम राज्य है भाषा के आधार पर जो गठन होता है जिस राज्य का, तो थोड़ा ध्यान रख लेना। अपन अब राजस्थान के एकीकरण के संबंध में बात करते हैं फजल अली आयोग की या राज्य पुनर्गठन आयोग की। ये फजल अली आयोग है, इसने सिफारिश दी या इसने सिफारिश की कि आबू और अब ये देलवाड़ा है यार ये राजस्थान को दिए जाने चाहिए। आबू और देलवाड़ा को राजस्थान में मिला दिया गया, ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश का यानी सिफारिश के आधार पर आबू और जो देलवाड़ा है राजस्थान में मिलाया जाए। अब ये जो एक सिफारिश दे दी अब मिलाया जाएगा भाई, अभी इन्होंने जो रिपोर्ट तैयार की है। तो इसके बाद बात आती है कि जो आबू और देलवाड़ा का जो विलय किया जाता है राजस्थान में, इसके लिए भी एक अलग से और समिति बनाई जाती है। इस समिति का नाम भी आप ध्यान रख लेना। क्वेश्चन बन जाता है कि आबू और देलवाड़ा के राजस्थान में विलय के लिए कौन सी समिति बनाई जाती है। समिति जैन बंदे होंगे, समिति के जो अध्यक्ष वगैरह होंगे, जो उनको सर्वेसर्वा बना के भेजा जाएगा। जैन ही क्यों लिए गए, तो आप भी देख सकते हो जय और जो देलवाड़ा के मंदिर है, आप जाके भाई कहिए उनको कि भाई हमारे जैन मंदिर है, हम राजस्थान में रह रहे हैं, हमारे मंदिर इधर जो बॉम्बे प्रांत में दे रहे हो, तो ये तो गलत है। तो यानी मुनि जिन विजय सूरी, ठीक है, मुनि जिन विजय सूरी जो समिति बनाई जाती है, ये जो जैन थे मुनि जिन विजय सूरी, ये जो सूरी जो आते हैं लास्ट में, जो ये ज्यादा जैन होते हैं। शेर का सूरी वाला थोड़ा सा छोड़ देना, तो सूर साम्राज्य से संबंधित है। सूर साम्राज्य सूरी नहीं है, ठीक है, बाद में होता सूरी हो गया वो, लेकिन ये यहाँ पर अलग है, ये वो शेर का सूरी वाला सूरी नहीं है। तो मुनि जिन विजय सूरी बनाई जाती है। इस जो ये समिति जाकर इनसे डिमांड करती है, मांग करती है कि हमारे जो मंदिर है बॉम्बे प्रांत में दे दियो, हम राजस्थान में रह रहे हैं, तो हमारे को यानी जो देलवाड़ा वाला क्षेत्र है राजस्थान में दिया जाए। तो क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थान यानी आबू और देलवाड़ा की जो राजस्थान में विलय के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी, तो ये मुनि जिन विजय सूरी बनाई गई थी जो समिति है। इस जो समिति के आधार यानी इस समिति का गठन किया गया था इस जो विलय के लिए। अब बात आती है ये जो दशरथ शर्मा का नाम आते हैं। दशरथ शर्मा अपन पहले पढ़ चुके हैं, द रल्ली चौहान डायनेस्टी जो पुस्तक है उनकी जो बुक है, वो जो इतिहासकार दशरथ शर्मा भी थे जो इनके साथ थे, ठीक है। इतिहासकार दशरथ शर्मा जो मुनि जिन विजय सूरी के साथ थे, यहाँ पर जो मांग करते हैं। दशरथ शर्मा अर्ली चौहान डायनेस्टी जो पुस्तक लिखते हैं कि दशरथ शर्मा जी आप भी जाइए इनके साथ, आप बताना कि ये जो सिरोहीपुरी जो रियासत है ये चौहानों की रियासत है, देवड़ा चौहान का यहाँ पर जो शासन रहा था, तो इस प्रकार से टुकड़े नहीं किए जाने चाहिए, तो इधर मिलाया जाना चाहिए इनको भी, जो आबू और जो ये जो देलवाड़ा है इनको। तो दशरथ शर्मा भी इनके साथ रहते हैं। अब बात आती है वीपी मेनन। वीपी मेनन अपन पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो वीपी मेनन कहते हैं कि यार जो अजमेर मेरवाड़ा है ये राजस्थान के जो बीच में ये जो राजस्थान के जो बीच में है, अजमेर जो मेरवाड़ा वाला जो क्षेत्र है यार, ये बीच में ये जो है ना एक प्रकार से जो द्वीप बन के रह जाएगा, जो टापू बोलते हैं, जो द्वीप है, इस प्रकार से बन के रह जाएगा। और यार इसको भी थोड़ा सा इसका भी सॉल्यूशन किया जाना चाहिए और इसको जो मिलाया जाना चाहिए राजस्थान में मिलाया जाना चाहिए और एक इसको डिस्ट्रिक्ट बना देंगे फिर आगे, ठीक है, नहीं तो ये बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो वीपी मेनन के कहने से अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में किया जाता है। सातवें चरण में थोड़ा सा ध्यान रखना, वीपी मेनन के कहने से अजमेर मेरवाड़ा का जो विलय राजस्थान में किया जाता है। अब बात आती है सुनील टप्पा और सिरोंज। अपन दो अलग ही प्रकार के नाम सुनते हैं,
इनकी बात करते हैं। सुनेल टप्पा और सिरोंज जो क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर है, कौन किस यानी कौन सा क्षेत्र किसको दिया जाता है। पहले बात कर लेते हैं सुनेल टप्पा की। देखिए ये मंदसौर जो मध्य प्रदेश में है वहां का क्षेत्र था सुनेल टप्पा। ठीक है, सुनेल टप्पा जो मध्य प्रदेश का जो जिला लगता है मंदसौर में आता था। ये जो सुनेल टप्पा की जो भौगोलिक परिस्थितियां थी वो ऐसी थी कि इसको राजस्थान में मिलाया जाना थोड़ा ठीक लग रहा था उस समय, या तत्कालीन समय की बात करें कि भाई इसको अगर राजस्थान में मिला लिया जाता है तो भौगोलिक परिस्थितियां जो भौगोलिक स्थितियों के अकॉर्डिंग ठीक है। मध्य प्रदेश की स्थितियों के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो पिछड़ा हुआ है, जो बिल्कुल साइड में रह जाएगा, इसको राजस्थान को दे दिया जाना चाहिए, राजस्थान में मिला दिया जाना चाहिए। तो ध्यान रखना 7वें चरण में मध्य प्रदेश का जो जगह पड़ती है, जो क्षेत्र पड़ता है सुनेल टप्पा, इसको उठा के इधर टप्पा खिला दिया गया। मध्य प्रदेश से राजस्थान, मध्य प्रदेश से राजस्थान, मध्य प्रदेश में ये वाला जो क्षेत्र है इस क्षेत्र से यानी सुनेल टप्पा को इधर राजस्थान में मिला दिया गया। बात आती है सिरोंज। सिरोंज पहले टोंक में पड़ता था। ठीक है, सिरोंज पहले टोंक वाले क्षेत्र में पड़ता था और जब जिले बन गए थे तो जिले बनने के बाद में कोटा वाले क्षेत्र में आता था। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखिए ये मध्य प्रदेश की सीमा के लग रहा था सिरोंज, तो मध्य प्रदेश की सीमा के लग रहा था, तो अब राजस्थान वालों को लग रहा था यहाँ पे ये जो अपन सुनेल टप्पा को इधर टप्पा खिला दिए हैं राजस्थान में, लेकिन अब सिरोंज अगर अपने राजस्थान में रहेगा तो ये थोड़ा पिछड़ा हुआ महसूस करेगा। इस सिरोंज को क्यों ना उधर एमपी में डाल देते हैं। भाई मध्य प्रदेश वाले ही थोड़ी ना झुकेंगे, हमारे क्षेत्र को आप ले रहे हो तो आप भी तो कुछ ना कुछ तो दो। तो सिरोंज को मध्य प्रदेश को दे दिया गया और सुनेल टप्पा को राजस्थान में मिला लिया गया। सुनेल टप्पा मध्य प्रदेश का भाग है, मंदसौर का, इसको राजस्थान में मिला लिया गया 7वें चरण में। सिरोंज जो पहले टोंक का हिस्सा हुआ करता था, जिले बढ़ने के बाद कोटा का हिस्सा हुआ करता था, इसको जो राजस्थान के क्षेत्र में आता था सिरोंज, इसको मध्य प्रदेश को दे दिया गया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए अब आगे बात करते हैं जो ये जो प्रोसेस है, जो राजस्थान का जो एकीकरण की जो प्रक्रिया है जो पूरी होती है 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को होती है। तो आप नोट डाल के लिख लेना, स्पेशल नोट है, फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है एग्जाम की दृष्टि से जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान के एकीकरण की जो संपूर्ण प्रक्रिया कब होती है, जो पूरी प्रक्रिया कब होती है, या प्रक्रिया पूरी कब होती है। 1 नवंबर 1956 को होती है। ठीक है, तो इस प्रकार 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण की प्रक्रिया पूरी होती है, पूरी हुई। अब क्वेश्चन फिर बनेगा कि राजस्थान का जब एकीकरण की प्रक्रिया पूरी होती है, इस समय राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन रहता है। तो अपन बात कर रहे हैं 1954 से 1971 तक मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री रहते हैं। तो जाहिर सी बात है 56 में मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री रहेंगे। तो एकीकरण की जो प्रक्रिया पूरी होती है इस समय, यानी मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री है, ये ध्यान रख लेना। अब देखिए थोड़े फैक्चुअल जो समझने वाले, जो फैक्चुअल नहीं कर सकते, समझने वाले जो यानी फैक्ट है वो थोड़े मैं बता देता हूँ, मुख्य बताने की कोशिश करूंगा, हालांकि जो बात आएगी उसको लिख भी दूंगा। संविधान जो बन रहा था, संविधान बन रहा था उस समय भारत में 4 प्रकार के जो राज्य बनाए गए। ठीक है, जब संविधान बन रहा था भारत का उस समय भारत में 4 प्रकार के राज्य बनाए गए। ठीक है, मैं 4 प्रकार के जो राज्य थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जो हेडिंग लिख देता हूँ, जो नाम लिख देता हूँ। देखिए जब संविधान बन रहा था भारत का तो 4 प्रकार के राज्य बनाए गए थे भारत में। वे राज्य यानी जो पहला राज्य का नाम बता रहा हूं, वे राज्य जो सीधे अंग्रेजों के अधीन हुआ करते थे, वहां पर जो प्रमुख जो मुखिया होगा वो होगा राज्यपाल। ठीक है, दूसरा जो बी प्रकार का अपन ले सकते हैं, वे राज्य जहां पर राजाओं का अधिकार था और राजाओं की संधियां अंग्रेजों से हो रखी है, वहां पर जो मुखिया है
राज प्रमुख है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है। तीसरा या सी प्रकार का वो राज्य है जो अंग्रेजों के समय में वहां पर एक पद है, मुखिया का पद है, चीफ कमिश्नरी। ठीक है, तीसरा या सी प्रकार का जो राज्य है कि वह राज्य जहां पर अंग्रेजों के समय पद है चीफ कमिश्नरी का है, जहां पर चीफ कमिश्नरी की नियुक्ति की गई है, जो अपॉइंट किया गया है, तो ये सी प्रकार का राज्य हो गया जहां पर चीफ कमिश्नर हुआ करते थे। ठीक, चौथा या डी प्रकार का राज्य की अपन बात करते हैं अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार की बात करते हैं। चार आपको समझ में आ गए होंगे। पहला वो राज्य जो सीधे अंग्रेजों के अधीन हुआ करता था, वहां पर राज्यपाल होगा। दूसरा वो राज्य जो बी प्रकार का, जहां पर राजाओं का अधिकार था और राजाओं की संधियां अंग्रेजों से हो रखी थी, यहां पर राज प्रमुख होगा, मुखिया का पद। और जो तीसरा राज्य जो वो राज्य जहां पर चीफ कमिश्नर हुआ करते थे, चीफ कमिश्नरी की व्यवस्था हुआ करती थी। चौथा या डी प्रकार का राज्य की अपन बात करते हैं तो अंडमान निकोबार। अब देखिए फजल अली आयोग की अपन बात कर रहे हैं। फजल अली आयोग 1953 में बढ़ता है। फजल अली आयोग आगे जो अपनी सिफारिश देता है कि जो फजल अली आयोग के अनुसार अब भारत में दो प्रकार के राज्य होंगे। ठीक है, दो प्रकार के राज्य कौन कौन से होंगे? तो देखिए ये जो आयोग सिफारिश देता है कि जो पहला और जो दूसरा राज्य है, ए और बी प्रकार का राज्य है, जो सीधे तो अंग्रेजों के अधीन हुआ करता था, और एक जो बी प्रकार वाला है जहां पर राजा हुआ करते थे और जिनकी संधियां अंग्रेजों से हुआ करती थी, इन दोनों को मिलाकर एक राज्य बनाया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। पहला और दूसरा राज्य को मिलाकर एक राज्य बनाया जाएगा। और जो सी और डी वाला है, तीसरा और चौथा राज्य है, जहां पर चीफ कमिश्नर हुआ करते थे और एक अंडमान निकोबार। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर एक प्रदेश बनाया जाएगा, एक प्रकार से संघ शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी बनाया जाएगा। तो पहले दो राज्यों को मिलाकर जो क्षेत्र बनाया जाएगा वहां पर होगा राज्यपाल। ठीक है, वहां पर जो मुखिया होगा राज्यपाल होगा। और जो क्षेत्र तीसरे और चौथे प्रकार के जो राज्यों को मिलाकर, जो सी और डी प्रकार के राज्यों को मिलाकर बनाया जाएगा, वो जो क्षेत्र होगा यूनियन टेरिटरी होगा। ठीक है, वहां पर होगा यानी गवर्नर, केंद्र शासित प्रदेश होगा। तीसरे और चौथे प्रकार राज्यों को मिलाकर बनाया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। एक तो राज्यपाल और एक जो यानी जो एक तो राज्य होगा जहां पर जो राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा, और एक जो केंद्र शासित प्रदेश होगा, यूनियन टेरिटरी कहा जाएगा। देखिए अब बात आती है राज्यपाल और राज प्रमुख वाले जो पद की। जो 7वां संविधान संशोधन होता है 1956 में, तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में होता है। इस 7वें संविधान 1956 के द्वारा, 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया जाता है। राज प्रमुख बने हुए हैं सवाई मानसिंह सेकंड, उनको मैसेज जाता है कि भाई टाटा बाय बाय, तलाक तलाक तलाक। सवाई मानसिंह सेकंड को लगा यार ये तो गलत बात है, आपने तो कहा था हमेशा के लिए परमानेंट जो राज प्रमुख बनाए जाएंगे, आजीवन जो राज प्रमुख बनाए जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू जी के पास जो है मैसेज करते हैं सवाई मानसिंह सेकंड। जवाहरलाल नेहरू जी एक अलग ही प्रकार का बयान दे देते हैं, हालांकि ठीक दिया था कि सवाई मानसिंह जी संविधान भाटा नहीं हो सकता, संविधान पत्थर नहीं हो सकता, संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं, संविधान बदला जा सकता है। ठीक है, सवाई मानसिंह सेकंड को लगा ठीक है भाई कोई बात नहीं, जब आपने इस प्रकार की जो बात कह दी है तो कोई बात नहीं, प्रीवी पर्स तो है ना अपने पास, जो पेंशन तो आ रही है ना, उससे काम चला लेंगे। ठीक है, तो 7वें संविधान संशोधन के द्वारा राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया था और नया पद राज्यपाल का पद सृजित कर दिया गया था। अब सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, ठीक है, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल बनाया जाता है। सवाई मानसिंह सेकंड को राज प्रमुख के पद से हटाकर या राज प्रमुख का पद ही समाप्त कर दिया गया है और नया जो एक पद सृजित कर दिया गया, राज प्रमुख का पद ही समाप्त कर दिया गया है और राज्यपाल का एक नया पद सृजित कर दिया गया है। जो राज्यपाल प्रथम बनता है राजस्थान का गुरु यानी सरदार गुरुमुख निहाल सिंह बनते हैं। ठीक है, या गुरुमुख निहाल सिंह को
बनाया जाता है। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है। और सवाई मान सिंह सेकंड राजस्थान के अंतिम राज प्रमुख रहते हैं, ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना। हालांकि जो राजस्थान के तो अंतिम जो यही थे पहले, तो ये पहला भी यही इन्हीं को कह सकते हैं। फिर अलग अलग जो संघ जो बनाए जा रहे थे, जो चरण बनाए जा रहे थे, उनके अलग अलग प्रधानमंत्री बन रहे थे। ठीक है, तो थोड़ा सा सही तरीके से फैक्ट को जमाने की कोशिश करना भाई, ये ऐसे भाई कंफ्यूजन में मर मत जाना फालतू में। ठीक है, अब बात आगे आती है, जो क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि जो गुरुमुख निहाल सिंह से पहले राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे, तो कौन था भाई, सवाई मान सिंह सेकंड है। ठीक है, तो ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही कम पूछने लगे आजकल, ये इतने छोटे इतने इजी क्वेश्चन, कंपटीशन इतना हो गया है, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज करने की तो कोशिश की जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं जो बची हुई है, जो बेसिक जो इंफॉर्मेशन है, जो बेसिक तथ्य हैं, उनकी बात और कर लेते हैं। 26वां संविधान संशोधन किया जाता है 1971 में। ठीक है, 1971 में 26वां संविधान संशोधन किया जाता है। 26वां संविधान संशोधन किया जाता है। इस संशोधन के द्वारा राजाओं के प्रीव्यू पर्स भी खत्म कर दिए जाते हैं, पेंशन भी खत्म कर दी जाती है। अब राजाओं के पास इनकम का कोई सोर्स ही नहीं रहा। इनको लगा अब यार राजाओं को, भाई ये बात तो गलत हो गई। सवाई मान सिंह सेकंड को फिर लगा यार ये तो गलत है। फिर वापस वही बात कि यार संविधान में तो बदलाव किए जा सकते हैं। सवाई मान सिंह सेकंड चुपचाप बैठ गए, भाई क्या करें। ठीक है, जो इन्होंने कर दिया, अब अपन कुछ कर नहीं सकते। अपने पास जो पावर्स थी, जो शक्तियां थी, तब अपन कुछ कर सकते थे। पहले जो विलय करते हैं, बाद में राज प्रमुख वगैरह जो बना देते हैं, राज प्रमुख से बैठा देते हैं, राज्यपाल का नया ही पद सर्जित कर देते हैं। अब इस संविधान जो 26वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रीव्यू पर्स भी खत्म कर दिए हैं। देखिए थोड़ा सा ये भी ध्यान रख लेना, जो सवाई मान सिंह सेकंड के जो बेटे थे भवानी सिंह, वो इस समय जो 71 में जो युद्ध हो रहा था भारत पाक वाला, इसमें लड़ रहे थे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। देखिए जो आर्मी को लीड कर रहे हैं, शानदार तरीके से लड़ रहे हैं, उनको भी इस प्रकार का कोई वो नहीं है कि भाई जो अपने पिता का जो ऊपर यानी समाप्त कर दिया गया है, जो खत्म कर दिया गया है, वो फिर भी सही तरीके से वहां पर लड़ते हैं, युद्ध लड़ते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना भाई, इनके बेटे थे भवानी सिंह। आगे और बात करते हैं कि जो ये प्रीव्यू जो खत्म किए जाते हैं, 26वां संविधान संशोधन किया जाता है 1971 में। इस समय जो भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थे, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है, फैक्ट कहीं से भी किसी भी प्रकार से घुमा के पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। अपने को नहीं तो पॉलिटी में पीएचडी करनी है, नहीं तो पॉलिटी में घुसना है, ना ही हिस्ट्री में पीएचडी करनी है अपने को। हाँ भाई, जो करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं, जो पीएचडी करने वाले, वो तो फिर रिसर्च करना ही पड़ेगा उनको तो। लेकिन जिनको एग्जाम क्रैक करना है, जिनको जो कंपटीशन वाले एग्जाम देना है, तो उनको जो ऊपर वाले जो फैक्ट हो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा डीपली मत घुसना, लेकिन जो ऊपर वाले जो फैक्ट है वो तो याद होने ही चाहिए। ठीक है, और अपन ने कोई कसर छोड़ी नहीं है कि कोई छोटे मोटे फैक्ट रह जाए, और कोई एक आध फैक्ट रह जाता तो रह भी जाता है, वो आप भी क्लियर कर सकते हो। और भाई एक टीचर और एक स्टूडेंट पूरे फैक्ट्स को नहीं तो याद कर सकता है, नहीं कोई बता सकता है। ठीक है, सीधी सी बात तो ये है। हिस्ट्री को कितना ही रिसर्च कर लो, जितना रिसर्च करोगे उतनी ज्यादा जानकारी आपको मिलती जाएगी। तो इतिहास है ही ऐसा, जो नया खोजा जाएगा वो इतिहास है। ठीक है, देखिए इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं अजमेर मेरवाड़ा की, और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वैसे वीपी मेनन के कहने पर विलय तो करवा लेते हैं अजमेर मेरवाड़ा का, लेकिन अब अजमेर मेरवाड़ा का जो कोई विरोध भी तो कर लेता है, अपनी भी यहाँ पर भी तो कोई महत्वाकांक्षाओं को जाहिर कर रहा है ना, तो उसकी भी थोड़ी सी मैं आपको बात बता देता हूँ। पहले अजमेर मेरवाड़ा जो था एक केंद्र शासित प्रदेश था, यूनियन टेरिटरी था एक प्रकार से। पहले अपन बात कर ले, मैप बना कर भी बात कर लिए हैं। यहाँ पर एक सभा हुआ करती थी, धारा सभा, इसमें 30 सदस्य हुआ करते थे। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा 30 सदस्यों की धारा सभा कहां पर थी, तो ऑप्शन में अजमेर मेरवाड़ा आपको दिख जाएगा। तो यहां पर जो 30 सदस्यों की धारा सभा थी,
और हरिबाबू उपाध्याय अजमेर मेरवाड़ा के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, हरिबाबू उपाध्याय अजमेर मेरवाड़ा के मुख्यमंत्री थे। देखिए, जो हरिबाबू उपाध्याय थे, इनको लग रहा था कि यार जो मेरा जो स्टेट है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, मैं यहाँ का मुख्यमंत्री हूँ, मैं तो विलय नहीं करूंगा। विलय क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं करना चाहेगा? अब इसकी भी महत्वाकांक्षा है कि इसको विलय कर लेंगे अजमेर मेरवाड़ा का ये लोग, तो अपने को तो यहाँ पर जो मुख्यमंत्री वगैरह कोई बनाएगा नहीं राजस्थान का, और अपन इनके सामने चुनाव लड़ नहीं सकते, जीत भी नहीं सकते। अपने इतने लखन भी चौके नहीं है तो अपन चुनाव जीत जाए। अपने वाला जो स्टेट है, जो केंद्र शासित जो प्रदेश है अजमेर मेरवाड़ा, इसमें जो भी शक्तियां होगी अपने पास है। अपना ही तो अपना ही है, ठीक है, अपने घर में तो अपन राजा है। तो हरिबाबू उपाध्याय ने अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय का विरोध किया था। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन बनेगा, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय किया जा रहा था, इसका विरोध किसने किया था? तो हरिबाबू उपाध्याय ने विरोध किया था। देखिए, जो ये विवाद होता है विरोध का, तो फिर इसके बाद क्या किया जाएगा? इसके बाद में किया जाता है भाई ठीक है यार, विलय तो करना है, कंफर्म है, और 26वां जिला बना देते हैं अजमेर को। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश तो अब समाप्त कर दिया गया अजमेर मेरवाड़ा का, और इसका विलय कर लिया गया यहाँ पर राजस्थान में, और इसको 26वां जिला बना दिया गया। अब देखिए, 26वां जिला अजमेर को बनाया जा रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी है जो अजमेर के बाद में और जो जिले बने थे उनका भी थोड़ा सा ध्यान दे लेना, या नोट कर सकते हो यहाँ पर जो बॉक्स बना के, तो भाई देख लेना। जो नवीनतम तो प्रतापगढ़ है, 2008 में बनाया गया था, लेकिन अब तो नवीनतम और भी खूब हो गए हैं भाई, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दे लेना। गहलोत जी ने 50 जिले कर दिए हैं, टोटल 50 लगा दिए, ठीक है। तो 2008 में प्रतापगढ़ बना दिया जाता है, 26वां जिला बन गया है अजमेर। अब इसके बाद में बात आती है अजमेर और जो जयपुर को राजधानी, यानी अजमेर और जयपुर में जो राजधानी को लेकर विवाद होता है, जयपुर और अजमेर में राजधानी को लेकर विवाद होता है। अब राजधानी के विवाद को हल भी किया जाए, इसका सॉल्यूशन भी किया जाए, इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए एक समिति बनाई जाए, सत्यनारायण राव समिति। आप लाइन लिखना कि अजमेर, जयपुर और अजमेर में राजधानी विवाद को हल करने के लिए सत्यनारायण राव समिति का गठन किया गया। अब बात आती है, इसके अध्यक्ष सत्यनारायण राव है, इसके जो सदस्य हैं वी विश्वनाथ और बी के गुहा। देखिए, जो बी के गुहा है, कुछ जगह पर आपको बी के गुप्ता भी मिल जाएगा, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बी के गुहा या गुप्ता, वी विश्वनाथ या विश्वनाथन भी मिल जाएगा, विश्वनाथ भी, ठीक है, आपको जैसे इच्छा हो लिख लेना, नाथन लगाना चाहो तो लगा लेना। तो यह समिति अपनी सिफारिश देती है, रिपोर्ट तैयार करके ये समिति सिफारिश देती है। समिति सिफारिश इस प्रकार से देती है कि यार, जो जयपुर राजधानी है, जयपुर में जो भी कंस्ट्रक्शन हो करवा लिया गया है, अगर अब अजमेर में अपन नई यानी राजधानी को स्थानांतरित करते हैं, तो यहाँ पर जो भी बिल्डिंग्स वगैरह जो कंस्ट्रक्शन वगैरह नया करवाना पड़ेगा, और जयपुर वाला जो कंस्ट्रक्शन है वो फालतू में भूत बंगले हो जाएंगे, कोई मतलब है नहीं। बजट यहाँ पे खर्च करना पड़ेगा अजमेर में, पहले जयपुर में कर दिया है, बजट की भी प्रॉब्लम आएगी और यानी व्यवस्था गड़बड़ाएगी। तो ऐसे करो, जो राजधानी तो जयपुर को रहने दो, और अजमेर को कोई विशेष डिपार्टमेंट दे दो, कोई अलग डिपार्टमेंट दे दो भाई। जो डिपार्टमेंट है जो भी सभी डिस्ट्रिक्ट में बांटे जाने चाहिए, तभी इनका विकास हो पाएगा। पर राजधानी तो जयपुर है, राजधानी तो जयपुर को ही रहने दो। तो अजमेर को जो दिया जाता है राजस्व विभाग, ठीक है, किस समिति की जो सिफारिश पर दिया जाता है?
सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर अजमेर को राजस्व विभाग दिया जाता है और जयपुर को राजधानी बनाई जाती है। तो ये बात कंप्लीट हो चुकी है किस प्रकार से जयपुर को राजधानी फाइनल रखा जाता है। जयपुर को राजधानी बनाने में कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम आती है, एक बार जयपुर और जोधपुर में विवाद होता है और एक बार अजमेर और जयपुर में विवाद होता है राजधानी को लेकर। तो ये देखिए कंप्लीट हो चुका है। वैसे जो राजस्थान का एकीकरण है 7 चरण अपन कंप्लीट कर लिए हैं। थोड़ी सी मैं और बात बताने की कोशिश करूं, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान वर्तमान में सबसे बड़ा राज्य है भारत का। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। 1 नवंबर 2000 के बाद में राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान का। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनाया गया था अलग करके। ठीक है, मध्य प्रदेश से अलग करके, मध्य प्रदेश से तोड़कर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया जाता है 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से तोड़कर छत्तीसगढ़ का गठन करने के बाद से राजस्थान यानी बड़ा राज्य बनने का गौरव प्राप्त कर लेता है। ठीक है, पहले जो मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र था ये सबसे बड़ा था, इससे छत्तीसगढ़ को तोड़ दिया जाता है, यानी जो थोड़ा सा भाग तोड़कर जो छत्तीसगढ़ का अलग राज्य बना दिया जाता है। अब मध्य प्रदेश का छोटा हो जाता है क्षेत्रफल टुकड़े होने के बाद में। तो ध्यान रखना जो 2000 के अंदर जो सन 2000 में और भी स्टेट बनाए गए थे। देखिए उत्तराखंड यानी उत्तर प्रदेश से तोड़कर उत्तराखंड बनाया जा रहा है और बिहार से तोड़कर जो झारखंड बनाया जा रहा है सन 2000 में, और जो मध्य प्रदेश से तोड़कर छत्तीसगढ़ बनाया जा रहा है। इस समय जो केंद्र में सरकार है वाजपेयी जी की सरकार है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार है। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, यानी 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बनाया जा रहा है और 9 नवंबर को उत्तराखंड बनाया जा रहा है, और जो 15 नवंबर की बात है तो 15 नवंबर को झारखंड बनाया जा रहा है। ठीक है, और जो डिस्ट्रिक्ट है 26 और जो डिस्ट्रिक्ट है अजमेर के बाद वाले डिस्ट्रिक्ट आप तैयार कर लेना, आप याद कर लेना, लिख लेना। ठीक है, तो ये वापस आप एक बार रिवीजन करना, सही तरीके से रिवीजन करना, जो 7 चरणों का जो ये अदर फैक्ट बताए उनको भी आप एक बार सही तरीके से देख लेना। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो गलत जो बिना मतलब का फैक्ट तो मैंने ऐसा कोई बताया नहीं है। तो वापस मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो एकीकरण है अगर देखा जाए तो इजी टॉपिक है, और अगर आप रटने बैठ जाओगे तो फिर टफ हो जाएगा। रटा नहीं जा सकता एकीकरण को, समझा जाएगा तो सही तरीके से याद रख सकते हो, वरना आप रटने लग जाओगे तो पार नहीं पड़ेगी, मामला घुल मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, समझने की कोशिश करना। एक बार मैं जो स्टेट वाली और बात बताऊं कि देखिए 1 नवंबर 2000 यानी 1 नवंबर यानी देखिए कि मैं एक बार वापस जो स्टेट वाली बात बताता हूं कि 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से तोड़कर छत्तीसगढ़ का गठन किया जाता है। साथ ही राजस्थान यानी भारत के सबसे बड़े राज्य या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य होने का गौरव प्राप्त कर लेता है। देखिए जो ये गौरव प्राप्त करता है, इसके साथ ही जो ये और जो राज्यों के भी गठन किया जाता है 2000 में, उत्तराखंड और जो झारखंड है। ठीक है, तो ये बात हो चुकी है। अपन अब नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अब तक अपन पढ़े हैं एकीकरण पढ़ लिए हैं, ये जो 3 क्लास अपनी हुई है 3 क्लास में राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट कर लिए हैं। एकीकरण से पहले अपन जो प्रजामंडल पढ़े थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।